1980 में आई इस फिल्म की कहानी न्यूयॉर्क सिटी में हो रहे गे लोगों के मर्डर्स की कहानी है, जिनका कातिल खुद भी एक होमोसेक्सुअल था। और कहानी तब बिल्कुल बदल जाती है जब एक पुलिस वाला कातिल को पकड़ने के लिए खुद गे बनकर शहर में घूमने लगता है। कहानी की शुरुआत में पुलिस को न्यूयॉर्क की हडसन रिवर में एक आदमी का कटा हुआ हाथ मिलता है और ये काम भी उसी सीरियल किलर ने किया होता है जिसकी पुलिस को तलाश है, क्योंकि इससे पहले भी 4-5 बार पुलिस को अलग अलग बॉडी पार्ट्स इसी तरह से मिल चुके हैं। न्यूयॉर्क में इस टाइम पर कुछ प्राइवेट क्लब्स थे जहाँ पर सिर्फ गेज अलाउड थे, और अब इनमें से एक क्लब में हम इस सीरियल किलर को जाते हुए देखते हैं। इस क्लब में लोग अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करते हैं, कभी क्लब के अंदर या कभी होटल्स में जाकर। यहाँ पर किलर की मुलाकात लॉरेन लूकस नाम के इंसान से होती है और इसके बाद ये दोनों क्रूजिंग के लिए एक होटल में जाते हैं और रात भर साथ में बिताते हैं। पर सुबह किलर लॉरेन के हाथ पैर बांधकर उसको उल्टा लेटा देता है और फिर एक बड़ा सा चाकू निकालकर उसकी पीठ पर एक के बाद एक वार करता है, जिससे लॉरेन की मौत हो जाती है। इस मर्डर के बाद पुलिस कैप्टन एडल्सन काफ़ी परेशान होते हैं और वो इस केस को सॉल्व करने के लिए एक यंग पुलिस ऑफिसर स्टीव बर्न्स को बुलाते हैं, जो फिलहाल पेट्रोलिंग की जॉब कर रहा होता है। एडल्सन यहाँ स्टीव को पिछले 2 मर्डर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें एक मर्डर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल विंसेंट का होता है और दूसरा रिसेंटली मारे गए लॉरेन लूकस का। एडल्सन कहता है कि ये दोनों तुम्हारी ही एज के थे और इनका फिजिकल अपीयरेंस भी तुमसे मैच करता है, इसलिए मैं इस काम के लिए तुमको चुन रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम गे बनकर उन क्लब्स में या उन लोकेशंस में जाओ जहाँ ये किलर तुमको अप्रोच करे और हम इसे पकड़ सकें। स्टीव इस अंडरकवर मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इससे वो डिटेक्टिव बन सकता है, पर एडल्सन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपने इस अंडरकवर मिशन को किसी को भी नहीं बताता है, यहाँ तक कि अपने साथ में लिव इन में रह रहे उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी को भी नहीं। स्टीव नैन्सी से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए एक बहुत ज़रूरी काम से जा रहा है, पर वो काम क्या है ये वो उसे नहीं बता सकता है। स्टीव इसके बाद एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ अपना नया नाम जॉन फोर्ब्स रखता है। यहाँ स्टीव की मुलाकात उसके बगल में रहने वाले गे लड़के टेड बेली से होती है, जो एक राइटर होता है और अपने बॉयफ्रेंड ग्रेगरी मिलानीस के साथ रूम शेयर करके रह रहा होता है। यहाँ स्टीव और टेड की दोस्ती हो जाती है और इन दोनों की सिटी में हो रहे इन ब्रूटल मर्डर्स पर भी काफ़ी बातचीत होती है। टेड के पूछने पर स्टीव उसको बताता है कि वो करंटली आर्ट स्कूल से पास आउट हुआ है और अपने लिए जॉब देख रहा है। इसके बाद स्टीव रात में उन क्लब्स और रोड्स पर जाता है जहाँ सारे गे इकट्ठा होते हैं। स्टीव यहाँ सबके पास अलग अलग कलर्स के रुमाल नोटिस करता है, पर उसके समझ में नहीं आता है कि ये आखिर किस लिए है। इसके बाद वो एक दुकान पर जाता है जहाँ अलग अलग कलर्स के रुमाल लटके होते हैं और वो दुकानदार से इस बारे में पूछता है। स्टीव को मालूम चलता है कि गे इन रुमालों को अपनी सेक्सुअल नीड्स के हिसाब से यूज़ करते हैं, यानी कि अलग अलग कलर का रुमाल यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का इशारा करता है, और अगर आप गिवर हैं या टेकर, या आप रुमाल अपने जिस पॉकेट में रखेंगे उससे मालूम चलेगा। अब स्टीव इसके अगले दिन चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करके येलो कलर का रुमाल अपनी पॉकेट में रखकर क्लब में जाता है। यहाँ स्टीव के पास रुमाल देखकर काफ़ी लोग उससे बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं, पर स्टीव किसी से भी बात नहीं करता है। पर इतने में ही एक इंसान उसके पास आता है और उसको साथ में चलने के लिए कहता है, पर स्टीव उसको मना कर देता है और कहता है कि यह रुमाल उसने सिर्फ ऐसे ही अपने पास रखा है। स्टीव अब लगभग डेली सिटी में बने अलग अलग बार्स में जाता है और बारटेंडर से यहाँ डेली और कभी कदार आने वालों की इन्फॉर्मेशन लेता रहता है, और इसी बीच पैसे खत्म होने पर वो कैप्टन एडल्सन से मिलकर आगे की पेमेंट लेता है और उनको अपने काम की अपडेट देता है। पर स्टीव की कोशिशों के बाद भी शहर में किलिंग्स नहीं रुकी थी और इसी बीच किलर अपने एक और कत्ल को अंजाम देता है। वो एक एरिक नाम के लड़के को पार्क में ले जाता है और फिर उसकी पीठ पर चाकू घोंपकर उसे जान से मार देता है। स्टीव अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दे रहा होता है और बीच बीच में टाइम निकालकर नैन्सी से मिल रहा होता है ताकि उसका नैन्सी से रिलेशनशिप ख़राब ना हो, पर वो उसे अपने काम के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता है, जिस पर नैन्सी और उसके बीच में थोड़ी अनबन होने लगती है। अभी एरिक का खून हुए थोड़ा ही टाइम बीता था और किलर अब मार्टिनो पेरी नाम के शख्स को अपना शिकार बनाता है। वो मार्टिनो को क्लब के अंदर बने एक प्राइवेट थिएटर में ले जाता है। फिल्म देखते देखते मार्टिनो जैसे ही सेक्सुअल होने की कोशिश करता है तो किलर अपना बड़ा सा चाकू निकालकर उसकी भी जान ले लेता है। अब इस मर्डर के बाद कैप्टन एडल्सन पर सीनियर्स का प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में इलेक्शन होना है और वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ स्टीव बार में एक स्किप नाम के लड़के को नोटिस करता है और बारटेंडर से उसे मालूम चलता है कि ये बहुत ही गंदा आदमी है, जिससे उसे स्किप पर किलर होने का शक होने लगता है। अब इसके बाद एक दिन स्टीव स्किप के अप्रोच करने पर उसके साथ एक होटल में जाता है, पर यह एक प्री प्लान्ड ट्रिक होती है जिसमें स्टीव ने अपने बाकी पुलिस वालों को पहले से तैयार रखा होता है।
स्टीव और स्किप अंदर रूम में अकेले होते हैं, तभी पुलिस की टीम वहाँ रेड कर देती है। पुलिस स्टीव के हाथ पैर बंधे हुए देखती है और ये हाथ पैर वैसे ही बंधे होते हैं जैसे लॉरेन लूकस के हाथ पैर बंधे थे और अब स्किप को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में स्किप को काफ़ी मारा जाता है और हो रहे मर्डर्स के बारे में पूछा जाता है, पर उसे इन मर्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और इसके बाद जब फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों का शक दूर हो जाता है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स लास्ट मर्डर में हुए कातिल के फिंगरप्रिंट्स से मैच नहीं करते हैं। गे लाइफ जी कर और स्किप को बेवजह इतनी मार खाता देख स्टीव थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और एडल्सन से मिलकर कहता है कि अब वो ये काम नहीं कर सकता है। एडल्सन उसे समझाता है कि उसने काफ़ी भरोसा करके उसे इस काम में लगाया था और वो इस तरीके से अपनी जॉब बीच में क्विट नहीं कर सकता है। एडल्सन यहाँ पर स्टीव को कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ईयर बुक देता है, जिसमें उन सारे स्टूडेंट्स का नाम और फोटो होता है जिन्होंने पॉल विंसेंट से क्लासेस ली थी। एडल्सन कहता है कि इसे चेक करो, शायद तुम्हें इसमें से कुछ क्लू मिल जाए। स्टीव घर जाकर इस पूरी ईयर बुक को देखता है और उसे स्टुअर्ट रिचर्ड्स नाम के एक स्टूडेंट पर शक होता है, जिसे उसने काफ़ी बार क्लब्स में भी देखा है। स्टीव कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस में फ़ोन मिलाकर स्टुअर्ट का एड्रेस लेता है और इसके बाद वो कुछ दिन तक स्टुअर्ट की जासूसी करता है और एक एक टाइम नोट करता है कि वो कब कब घर पर होता है, वो कहाँ कहाँ जाता है और वो कब वापस आता है। अब एक दिन स्टुअर्ट कॉलेज में होता है और स्टीव चोरी छुपे स्टुअर्ट के घर के अंदर घुस जाता है और यहाँ सबूत ढूंढने लगता है। स्टीव को यहाँ उसकी जैकेट, ग्लासेस और कैप मिलती है, पर यह कोई खास प्रूफ नहीं होता है। हालांकि किलर भी इसी अटायर में रहता है, पर बार में से काफ़ी लोग कैरी करते हैं, तो यह कोई खास सबूत नहीं हुआ। स्टीव को अब एक बॉक्स में काफ़ी सारे लेटर्स मिलते हैं जो स्टुअर्ट ने अपने फादर को लिखे होते हैं। यहाँ पर स्टीव को स्टुअर्ट की मेंटल हेल्थ के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसके फादर को मरे हुए 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। स्टीव इसके बाद यहाँ से चला जाता है और शाम में टेड के घर पर नॉक करता है, पर टेड घर पर नहीं होता है और उसका बॉयफ्रेंड ग्रेगरी बाहर आकर स्टीव को काफ़ी उल्टा सीधा बोलता है और टेड से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसको लगता है कि टेड उसको छोड़कर स्टीव के साथ रहने में इंटरेस्टेड है। ग्रेगरी स्टीव से काफ़ी बदतमीज़ी से बात करता है और इस बात पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और ग्रेगरी के चाकू दिखाने पर ही ये लड़ाई बंद होती है। स्टीव इसके बाद कॉन्टीन्यूसली स्टुअर्ट को फॉलो करने लगता है और ये बात अब स्टुअर्ट के भी समझ आने लगती है और एक रात वो स्टीव से इस पर बात करने के लिए एक पार्क में जाता है। आज स्टुअर्ट उन्हीं कपड़ों में होता है जो किलर हमेशा पहनता है। स्टुअर्ट के पूछने पर स्टीव उसको फिजिकल होने के लिए कहता है और ये लोग पार्क में ही एक कोने में जाते हैं। स्टुअर्ट यहाँ चाकू निकालकर स्टीव को मारने ही जा रहा होता है, पर उससे पहले ही स्टीव उसके पेट के साइड में चाकू मारकर उसको घायल कर देता है। इसके बाद जब स्टुअर्ट को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में एडल्सन और स्टीव के सामने होता है। एडल्सन उसे बताता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट शहर में वो लास्ट मर्डर के कातिल के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं। एडल्सन स्टुअर्ट से कहता है कि पिछले 2 मर्डर्स और उससे पहले हुए 5-6 मर्डर्स को भी कन्फेस कर लो तो मैं तुम्हारी सज़ा कम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर स्टुअर्ट को बाकी मर्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। एडल्सन को भी यहाँ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, पर वो स्टीव को आज डिटेक्टिव बनने पर बधाई देता है। एडल्सन को लगा था कि ये मर्डर्स अब रुक जाएंगे, पर इसके कुछ दिन बाद ही पुलिस को टेड की लाश उसी के घर के बाथरूम में मिलती है और इंक्वायरी करने पर मालूम चलता है कि टेड अपने बॉयफ्रेंड ग्रेगरी के साथ रहता था और अभी कुछ दिन पहले ही उसके बगल में रहने वाला शख्स जॉन फोर्ब्स यहाँ से शिफ्ट हो गया है। जॉन फोर्ब्स का नाम सुनकर एडल्सन सोच में पड़ जाता है कि क्या इसमें स्टीव भी शामिल हो सकता है। इसके बाद हम कातिल को एक नाइट क्लब में जाते हुए देखते हैं, यानी कि इस शहर में एक से ज़्यादा सीरियल किलर हैं, क्योंकि स्टुअर्ट के बाकी हुए मर्डर्स से कुछ लेना देना नहीं था। अब दूसरी तरफ हम स्टीव को नैन्सी के घर पर देखते हैं, जहां वो शेव कर रहा होता है और नैन्सी उसकी जैकेट, ग्लासेस और कैप पहनकर ट्राई करती है और स्टीव शीशे में अपने आप को देखकर कुछ सोचता है और ये मूवी यहाँ कुछ डाउट्स के साथ ख़त्म हो जाती है। जैसे टेड का खून जाहिर सी बात है कि उस सीरियल किलर ने नहीं किया है जो दूसरों का खून कर रहा है, और इसका पूरा शक स्टीव या ग्रेगरी पर जाता है, क्योंकि ये दोनों ही टेड को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टीव ने टेड का खून किया है तो क्या अब स्टीव भी एक सीरियल किलर बन गया है और वो भी लोगों को जान से मारा करेगा, या फिर अगर टेड का खून उसने नहीं किया है तो क्या ग्रेगरी ही वो सीरियल किलर है जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। पर मूवी में इन बातों को क्लियर नहीं किया गया है। अगर स्टीव की सेक्सुअल आइडेंटिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो होमोसेक्सुअल नहीं था, क्योंकि वो नैन्सी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था, पर वो शायद एक बाइसेक्सुअल हो सकता है, पर मूवी में इसको भी क्लियर नहीं बताया गया है। ये मूवी कोई भी क्लियर एंडिंग नहीं देती है और इसका कंक्लूजन आपको अपने हिसाब से सोचने पर छोड़ देती है। ये मूवी इसी नाम की सेम नॉवल क्रूजिंग पर बेस्ड है, जो 1970 में पब्लिश हुई थी, और 1980 में इस फिल्म के बाद ही लोगों को यूएस में चल रहे गे बार्स और कल्चर के बारे में सही से पता लग पाया था।
वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक ज़बरदस्त और यूनिक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।